अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए मलिक सफ्दर हयात सीरीज की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। फरवरी के इब्तिदाई अय्याम थे। सर्दी का जोर टूट चुका था। मौसम बड़ा खुशगवार था। एक सुबह में नाश्ते से फारिग होकर थाने जाने की तैयारी कर रहा था कि क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। सहन से बैरूनी दरवाजे तक पहुंचने तक तीसरी दस्तक भी दी जा चुकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहां एक नहीं दो हसीनाएं खड़ी थीं। मैंने बारी बारी उनके चेहरों का जायजा लिया और कदरे सख्त लहजे में पूछा, क्या बात है? तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? उन्होंने दाएं बाएं बड़े चौकन्ना अंदाज में देखा। फिर इनमें से एक राजदाराना अंदाज में बोली, थानेदार जी, हम आपसे एक बहुत ज़रूरी बातें करने आए हैं, हमें अंदर आने दें। मैंने टटोलती हुई नज़र से सरतापा उनका जायजा लिया। फिर लम्हाती सोच विचार के बाद एक फैसले पर पहुंचते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ठीक है, आ जाओ। वो दोनों मेरे क्वार्टर में दाखिल हो गईं। मैंने बैरूनी दरवाज़ा भेड़ दिया और इन्हें अपने पीछे चलाते हुए कमरे में ले आया। मैं खुद एक कुर्सी पर बैठ गया और इन्हें चारपाई पर बैठने को कहा। उन्होंने फौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। वो दोनों तकरीबन हम उम्र नजर आती थीं, लेकिन कदो-कामत और जिसामत में एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। इनमें से एक दराज कामत और गंदुमी रंगत की थी, जबकि दूसरी पस्ता कामत और गोरी चिट्टी थी। ये लड़की हुस्न जमाल में भी दूसरी दराज कद लड़की से कहीं बढ़कर थी। मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायजा लेते हुए कहा, हाँ बताओ, आप लोग मुझसे कौन सी ज़रूरी बात करने आई हो और उधर थाने में आने के बजाय मेरे क्वार्टर का रुख क्यों किया? लेकिन इन सवालात का जवाब देने से पहले अपना तारुफ भी करा दो। थानेदार जी, दराज कामत लड़की ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम जमीला है और ये नबीला है। उसने अपनी साथी लड़की की जानिब इशारा किया और मजीद बताया, हम दोनों इसी कस्बे की रहने वाली हैं और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम थाने के बजाय इधर क्यों आई हैं, तो वो सांस लेने के लिए रुकी और फिर इजाफा करते हुए बोली, दरअसल बात यह है कि हम छुप छुपा कर यहाँ आई हैं। हम नहीं चाहती कि किसी को हमारे यहाँ आने का पता चले। अगर हम थाने में आती तो आपके अमले को खबर हो जाती। अच्छा, मैंने घूर कर जमीला की तरफ देखा। तुम लोग छुप छुपा कर मुझसे मिलने आई हो, इसका मतलब है कोई बहुत ही संगीन मसला है तुम्हारे साथ। अब तक सिर्फ जमीला ही ने मुझसे बात की थी। गोरी चिट्टी नबीला उसके पहलू में खामोश बैठी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी उम्रें 20 और 25 साल के दरमियान में थीं। इस मर्तबा भी जमीला ही ने मेरे सवाल का जवाब दिया, बल्कि ये जवाब सवाल नुमा था। थानेदार जी, मसला वाकई संगीन है और आप वादा करें कि इस सिलसिले में मेरा मतलब है कि नबीला की मदद ज़रूर करेंगे। मसला सुने बगैर मैं तुम लोगों से कोई वादा नहीं कर सकता, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। और ये भी बताओ कि तुम दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? तुम बहनें तो हो नहीं सकती। हम दोनों बड़ी गहरी सहेलियां हैं, जमीला ने बताया। इसी दोस्ती की वजह से नबीला का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, जो मैं इसे लेकर आपके पास आ गई हूँ। सिर्फ एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत ही ईमानदार और उसूल परस्त थानेदार हैं। गलत बात कोई अमीर, वजीर या चौधरी भी कर रहा हो तो आप उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते और न ही इससे दबकर नाइंसाफी करते हैं। आप अपने फराइज में कोताही बर्दाश्त नहीं करते। तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सुना है वो गलत नहीं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब तुम नबीला के मसले की तरफ आओ और मुझे बताओ, बल्कि नबीला तुम खुद अपना मसला मुझे बताओ। नबीला ने अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे देखा और एक लम्हे के तवक्कुफ से बोली, थानेदार जी, क्या बेटियां भेड़ बकरियां होती हैं? नहीं, मैंने आंखें सुखेड़ कर उसकी तरफ देखा। इसके सवाल के अल्फाज में दुखी दुख भरा हुआ था। ये बात तुमसे किसने कह दी? बेटियां तो अल्लाह की रहमत और अपने माँ बाप की आंखों का नूर होती हैं। इन्हें ना तो बोझ समझना चाहिए और ना ही भेड़ बकरियां, वो रुहासी आवाज में बोली। लेकिन मुझे तो ऐसा ही समझा जा रहा है। इसकी गुलूगिरी को देखते हुए मैंने कदरे नर्म लहजे में पूछा, नबीला, लगता है कि तुम्हारे घर में कोई गड़बड़ चल रही है, खुसूसन तुम्हारे रिश्ते या शादी के हवाले से। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। उसने चौंक कर मुझे देखा और इज़्तिरारी लहजे में पूछा, आपको ये बात किसने बताई? तुम्हारी डबडबाई हुई आंखों और रुंधी हुई आवाज ने, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। बेटा,
मुझे थानेदारी करते हुए कई साल हो गए हैं। जिस तरह तुम अपने हाथों और उनकी उंगलियों को पहचानती हो, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने पास आने वाले लोगों और इनके मसाइल से वाकिफ हो जाता हूँ। मैं लम्हे भर के लिए रुका और अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, नबीला बेटी, तुम्हारी ज़हनी कैफियत और जिस्मानी हालत को देखते हुए मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से करना चाहते हैं जो तुम्हें ज़रा भी पसंद नहीं, और ये कि तुम किसी और को पसंद करती हो, है ना? नबीला के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इससे पहले कि वो मेरे इस्तफसार के जवाब में कुछ कहती, जमीला जल्दी से बोल उठी। उसके लहजे में दुनिया जहान की हैरत सिमट आई थी। थानेदार जी, क्या ये कहानी हमसे पहले ही आपके पास पहुंच चुकी है? नहीं, मैंने कतई अंदाज में कहा। पहले तुम दोनों यहाँ पहुंची हो और फिर ये कहानी। मैंने बताया है ना, मैंने अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बिना पर नबीला के बारे में एक अंदाज़ा कायम किया है, और मुझे कभी उम्मीद है कि यह अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। मैंने कहा, तुम लोगों की आमद से पहले मैं थाने जाने की तैयारी कर रहा था। वहाँ मेरा इंतज़ार हो रहा होगा। तुमने जो कुछ भी कहना है मुख्तसर और मौसर अल्फाज में कह डालो, वरना उधर से मुझे अगर कोई बुलाने आ गया तो तुम्हारी मेरे पास मौजूदगी का राज खुल जाएगा, और तुम लोग ऐसा नहीं चाहोगी। नबीला ने सहमी हुई नज़र से जमीला की तरफ देखा और इज़्तिरारी लहजे में बोली, जमीला, तुम जल्दी जल्दी थानेदार जी को सब कुछ बता दो। मैं ठीक तरह बात नहीं कर सकूंगी। नबीला का इशारा पाकर जमीला शुरू हो गई, और आइंदा 10 मिनट की गुफ्तगू में नबीला के जो ताज़ा तरीन हालात मुझ तक पहुँचे, उनका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आगे बढ़ने से पहले आप भी नबीला के पस मंज़र से आगाह हो जाएं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, नबीला निहायत ही हसीन व जमील और पुरकशिश लड़की थी, और ऐसी लड़कियों के लिए बाज़ औक़ात उनका हुस्न ही सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। बेचारी नबीला के साथ भी कुछ इसी नौयत की सूरत हाल थी। वो गांव ही के एक नौजवान अनवर अली को पसंद करती थी और जाहिर है इससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन इसकी माँ आयशा बीबी को उसके जज्बात, एहसासात और पसंद की ज़रा परवाह नहीं थी। वो अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती उसकी शादी चौधरी मुश्ताक से करना चाहती थी। नबीला के मुताबिक चौधरी मुश्ताक एक अय्याश शख्स था और उम्र में उसके बाप से भी 10 साल बड़ा था। शादी का लफ्ज़ तो वो इसकी माँ को तसल्ली देने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वरना उसकी नज़रों में नबीला की हैसियत किसी खूबसूरत खिलौने से ज़्यादा नहीं थी, और वो चंद रोज़ तक इस दिलकश खिलौने से अपना दिल बहलाता और फिर इसे फेंक देता। वो एक शादीशुदा और पोतों पोतियों, नवासों नवासियों वाला शख्स था। इस उम्र और हालात में वो नबीला से बाकायदा शादी करके हवेली में अपने लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। नबीला और जमीला को यकीन था कि अगर चौधरी मुश्ताक ने आयशा बीबी से ऐसी कोई बात की थी तो ये धोखे के सिवा और कुछ नहीं था, और आयशा बड़ी खूबसूरती से ये धोखा खा रही थी। वो यही समझ रही थी कि चौधरी मुश्ताक वाकई इसकी बेटी को चौधराइन बनाएगा। इस तरह वो खुद चौधरी की सास बन जाएगी, फिर पूरे गांव में उसकी टोर निकल आएगी। नबीला ये चाहती थी कि मैं इसकी माँ को समझाऊं, ताकि वो चौधरी मुश्ताक का ख्याल अपने जहन से निकाल दे। इसी मकसद से वो दोनों मेरे पास आई थीं। इनकी नज़र में एक मैं ही था जो इस मसले को हल कर सकता था। मैंने पूरी तवज्जो से ये किस्सा सुना और जमीला के खामोश होने पर नबीला से पूछा, नबीला बेटी, क्या तुम्हारा बाप हयात है? जी हाँ, उसने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। मेरे अब्बू का नाम हयात ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा बाप जिंदा है? जी, मेरे अब्बू जिंदा हैं, उसने जवाब दिया। क्या तुम्हारे बाप को ये बात मालूम नहीं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ क्या करने वाली है? मैंने पूछा। अब्बू को सब पता है जी, वो टूटे हुए लहजे में बोली। तो क्या तुम्हारा बाप भी इस साजिश में अपनी बीवी का हामी है? नहीं जी, उसने बड़ी सूरत से नफी में गर्दन हिलाई। फिर? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो जी, वो मुतसब्सब अंदाज में बोली, घर में सिर्फ अम्मी की चलती है। जमीला ने अपनी दानिश में वजाहत करते हुए कहा, थानेदार जी, बात दरअसल ये है कि नबीला की अम्मी बड़ी जलाल वाली और मनमानी करने वाली औरत है। हयात चाचा की तो इसके सामने जरा नहीं चलती। घर में एक तरफ किसी कोने में खामोश बैठा रहता है। कुछ औरतों का तो ये ख्याल है कि आयशा ने अपने खामिद को उल्लू का गोश्त खिलाया हुआ है, जमीला ने बताया। मैंने जमीला की बात के जवाब में एक गहरी सांस खारिज की और नबीला से पूछा,
तुम्हारे और बहन भाई भी होंगे? सिर्फ एक छोटा भाई है जी, वो शकस्ता लहजे में बोली। उसका नाम याकूब है और उसकी उम्र 15 साल के करीब होगी। 15 साल कोई उम्र नहीं होती नबीला, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस उम्र में लड़का भरपूर जवान हो जाता है और भाई तो हमेशा से बहनों के हामी रहते हैं। क्या याकूब को तुम्हारा कोई ख्याल नहीं? इसे तुम्हारे हालात की खबर तो है ना? जिसे खुद अपनी खबर ना हो वो दूसरों की क्या खबर रखेगा? उसने टूटे हुए लहजे में कहा। अपनी खबर ना हो? क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ ऐसी भर्राई थी कि मेरे सवाल के जवाब में कुछ न बता सकी। इस नाजुक मरहले पर उसकी दोस्त जमीला मदद को लपकी और उसने मुझे बताया, थानेदार जी, याकूब मस्ताना है, अल्लाह लोग है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ बेटी, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। सच्ची बात तो यह है कि नबीला के नाम मसाइद बल्कि अफसोसनाक हालात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी के जज्बात उभर आए थे और मैंने इसी वक्त ये फैसला कर लिया था कि इसे इस मुसीबत से ज़रूर निकालूंगा। लिहाजा मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, नबीला बेटी, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ और आइंदा के लिए छुप छुपा कर थाने या मेरे क्वार्टर में आने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हारा मसला बड़ी तवज्जो से सुन और समझ लिया है। मैं अपने तौर पर थोड़ी तफ्तीश करूंगा। अगर तुम्हारे बयान करदा हालात में सदाकत नजर आई तो ये मेरा तुमसे वादा है कि आयशा बीबी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कहीं भी तुम्हारी शादी नहीं कर सकेगी। इस सिलसिले में तुम बिल्कुल मुतमईन हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार जी, वो तशक्कुराना लहजे में बोली, और आप पूरा भरोसा रखें कि मैंने एक जरा सा भी झूठ नहीं बोला। बड़ी अच्छी बात है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर रुए सुखन जमीला की तरफ मोड़ते हुए पूछा, जमीला, तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है? नहीं जी, उसने जल्दी से गर्दन हिलाते हुए कहा। चाचा चाची तो बहुत अच्छे हैं जी, नबीला ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। मेरा मतलब है कि जमीला के अम्मी और अब्बू। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया था बेटी, मैंने उस बात में सर हिलाते हुए कहा। इसके बाद मैंने इन्हें तसल्ली तशफ़ी देकर अपने क्वार्टर से रुखसत कर दिया। इनके जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनी और अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया। थाने के हालात मामूल के मुताबिक थे। इस रोज़ मैं खिलाफ मामूल थोड़ी ताख़ीर से थाने पहुंचा था, लेकिन थाने के अमले ने मेरी इस देरी को महसूस नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि आजकल रावी चैन ही चैन लिख रहा था। बुजुर्गों को कहते सुना है और मेरे तजुर्बे में भी आया है कि अपनी खुशी, सुकून, आराम और चैन का ज़्यादा तस्करा नहीं करना चाहिए। अगर चर्चा हद से तजावुज़ कर जाए तो फिर खुशियों को फ़ौरन ही नज़र भी लग जाया करती है, और ऐसा ही मामला इस रोज़ मेरे साथ भी पेश आया था। मैं थाने आया तो एएसआई वहीद राठौर मेरे कमरे में आ गया। वहीद एक तजुर्बेकार और समझदार पुलिस एहलकार था। मुझे इस थाने में तैनात हुए अभी चंद माह ही हुए थे और इस मुख्तसर सी मुद्दत में मैंने वहीद के जौहर देख लिए थे। वो एक ऐसा शख्स था जिस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता था। इस रोज़ भी मैं और वहीद अपनी फुर्सत और फरागत पर बात कर रहे थे कि अचानक दोपहर से पहले ही हमारे लिए मसरूफियत की भरमार हो गई। 3-4 ऐसे मामलात आन पड़े थे कि इन्हें निपटाने में शाम हो गई। ज़रा सांस लेना नसीब हुआ तो मुझे याद आया कि नबीला वाले मसले पर मुझे वहीद राठौर से बात करना थी। वहीद राठौर की उम्र 35 साल के करीब रही होगी। वो पक्के रंग का एक दराज कामा शख्स था। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, मलिक साहब, इस गांव के एक एक बंदे को जानने का दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि तकरीबन सभी से दुआ सलाम है। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या कोई मसला खड़ा हो गया है? उसने अपनी बात को सवालिया जुमले पर छोड़ा तो मैंने कहा, फिलहाल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रोकथाम ना की गई तो आगे चलकर मसला पैदा हो सकता है। दरअसल मैं गांव के चंद लोगों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। इनमें चौथी मुश्ताक हयात अहमद और इसकी बीवी आयशा बीबी, इन दोनों की बेटी नबीला और बशीर तरखान के बेटे अनवर अली के नाम शामिल हैं। वहीद राठौर ने सोचती हुई नज़र से मुझे देखा और बोला, मलिक साहब, इन तमाम अफराद से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आपको इनके बारे में किस किस्म की मालूमात दरकार हैं। मैं समझाता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे पता चला है कि हयात अहमद की बीवी आयशा अपने खाविंद को जूते की नोक पर रखती है। वो बेचारा किसी उल्लू के माफिक गांव के घर के कोने खतरे में पड़ा रहता है। घर के किसी मामले में उसको शामिल नहीं किया जाता और आयशा
बाला ही बाला नबीला की शादी चौधरी मुश्ताक से करने वाली है, जबकि नबीला चौधरी से शदीद नफरत करती है। वो बशीर थरकान के बेटे अनवर अली को पसंद करती है। यह है सारी कहानी। मैं लम्हे भर के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं इस कहानी की हकीकत जानना चाहता हूँ ताकि आइंदा के लिए लाहे अमल तैयार किया जा सके। उसने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर ठहरे हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, मैं बशीर तरखान के अकलौते बेटे अनवर अली को तो जानता हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कोई नबीला इसको पसंद करती है। अलबत्ता जहाँ तक हयात अहमद के घर वाली आयशा का ताल्लुक है तो उसका मामला खासा गड़बड़ है। मामला खासा गड़बड़ है? क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो राज़दाराना अंदाज में बताने लगा, मलिक साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक आयशा अच्छे किरदार की औरत नहीं। मैंने सुना है कि उसने अपने खामिद को उल्लू का गोश्त खिला रखा है। मैंने बदस्तूर चौंके हुए लहजे में कहा, कहीं तुम्हारा इशारा इस जानिब तो नहीं वहीद? नहीं नहीं, उसने बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाई। जनाब, उल्लू के गोश्त वाली कहानी तो मेरे इल्म में नहीं। मेरा इशारा चौधरी साहब की तरफ है। चौधरी साहब? तुम्हारा कहने का मतलब है कि चौधरी मुश्ताक? मेरी हैरत में इजाफा हो गया। जी जी, मैं चौधरी मुश्ताक ही की बात कर रहा हूँ, वो मजबूत लहजे में बोला। लेकिन मैंने टटोलती हुई नजर से उसे देखा। चौधरी मुश्ताक और आयशा का आपस में क्या ताल्लुक? मलिक साहब, मैंने मरकर अपनी कब्र में जाना है, वहीद राठौर ने गहरी संजीदगी से कहा। मैंने चूंकि अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, इसलिए दावे से कुछ नहीं कह सकता, मगर वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद दोबारा बोला, मगर गांव में आयशा के हवाले से कोई अच्छा तासुर नहीं पाया जाता। लोग जाहिर है कि चौधरी से डरते हैं और इसकी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ जानते बूझते हुए भी खामोश रहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लोगों के ख्याल में आयशा कोई बाकिरदार औरत नहीं। इसके बारे में ये समझा जाता है कि चौधरी मुश्ताक से उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। तो क्या चौधरी मुश्ताक इस टाइप का बंदा है? मैंने तस्दीकी लहजे में पूछा। एएसआई ने अस्बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, मैंने सुना है कि चौधरी मुश्ताक 60 के पेटे में है और आयशा भी 45 के करीब करीब है। इस उम्र में जबकि औलाद भी जवान हो चुकी हो तो इंसान में खासा ठहराव आ जाता है। लेकिन मैंने पुरसोच अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वहीद राठौर ने जल्दी से कहा, मलिक साहब, आपने मर्दों के हवाले से वो मुहावरा तो सुना होगा, साटा पाटा। तो अपने चौधरी मुश्ताक का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता है, वो मायना खेज अंदाज में बोला और फिर राजदाराना लहजे में बोला, इसमें कोई शक नहीं कि आयशा 45 साल की है, लेकिन शायद आपने इसे देखा नहीं। हाँ, मैंने इसे देखा तो नहीं। मैंने गहरी संजीदगी से उस बात में गर्दन हिलाई। क्यों, क्या कोई खास बात है? वो बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत है, वहीद ने पुरमाइनी लहजे में बताया। देखने में 30 से ज्यादा की नहीं लगती। वो क्या कहते हैं? वो लम्हाती तवक्कुफ के बाद बोला, आयशा ने सदाबहार जवानी पाई है। मैंने कहा, अगर आयशा इस दर्जे पर चौधरी से मुतालिक रही है तो वो अपनी बेटी की शादी चौधरी से कैसे कर सकती है? क्या इसमें इतनी सी अकल भी नहीं? यही बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही, मलिक साहब, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। आपने कहा है तो मैं इस मामले पर गौर कर रहा हूँ, वरना मुझे यकीन तो बिल्कुल नहीं आया। ये ठीक है कि आयशा एक हसीनो जमील औरत है और इसकी बेटी नबीला भी इसी पर गई है, लेकिन चौधरी मुश्ताक इस मिजाज का आदमी नहीं कि वो किसी मरहले पर इनसे शादी के लिए तैयार हो जाए। ये तो मखमल में टाट का पेमंद वाली बात होगी। चौधरी अपनी अय्याशी के लिए तो। खैर छोड़े मलिक साहब, मुझे मरकर खुदा को जवाब देना है। मैं किसी की एबजुई करके खामखा गुनाहगार नहीं होना चाहता। मैं भी ये नहीं चाहूंगा कि तुम गुनाहगार हो, मैंने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन ये तो पता चलना चाहिए कि इस शादी वाली कहानी में हकीकत क्या है। इसके लिए थोड़ी तहकीक करनी पड़ेगी मलिक साहब, वो पुरज़म लहजे में बोला। ठीक है, तो फिर तुम आज ही से इस मंसूबे पर काम शुरू कर दो, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा, और जैसे ही कोई मुस्बित या मनफी नतीजा सामने आए तुम फौरन मुझे आगाह करो। इसके बाद मेरा काम शुरू होगा। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिक साहब, वहीद राठौर ने फर्माबरदारी से कहा। लेकिन मैं समझ नहीं सका कि आप किस केस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वहीद, तो मेरे भरोसे के आदमी हो, इस बात को खुद तक ही महदूद रखना। मैंने जरा तवक्कुफ करके गहरी सांस खारिज की
और संजीदा लहजे में कहा, वो दरअसल आज सुबह आयशा की बेटी नबीला अपनी एक सहेली जमीला के साथ मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे इन तशवीशनाक हालात से आगाह किया है और साथ ही रोते हुए मुझसे ये इल्तिजा भी की कि मैं किसी भी तरह इस शादी को रोकने की कोशिश करूं। वो चौधरी मुश्ताक से शदीद नफरत करती है। इसकी ख्वाहिश तो यही है कि बशीर तरखान के लड़के से इसकी शादी हो। मुझे तो ये बच्ची नबीला बहुत ही दुखी और सितम रसीदा लगती है। जो हालात आपने बताए हैं, इनकी रोशनी में तो नबीला वाकई हमदर्दी और मदद की मुस्तहिक है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, जिस हद तक मुमकिन हो और हमारे इख्तियार में हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। वो चंद लम्हात के लिए खामोश हुआ और फिर मुझसे सवाल कर दिया, मलिक साहब, नबीला आज सुबह किस वक्त थाने आई थी? वो थाने नहीं बल्कि मेरे क्वार्टर पर आई थी, मैंने जवाब दिया, उस वक्त जब मैं थाने आने की तैयारी कर रहा था। ओह, उसने मुतासिफाना लहजे में कहा, मलिक साहब, आप मुझे सिर्फ 2 दिन दे दें, मैं तीसरे दिन इस मामले की मुकम्मल रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। ठीक है, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, इस मौजू पर हम 2 दिन बाद यानी कि तीसरे रोज बात करेंगे। उसने इस बात में सर हिला दिया। ऐसा ही वहीद राठौर ने मुझसे 2 दिन की मोहलत ली थी, लेकिन इसे ये तहकीक मुकम्मल करने का भरपूर मौका न मिल सका, क्योंकि दूसरे दिन की सुबह को एक ऐसा वाक़या पेश आया कि ये मामला किसी और ही सांचे में ढलता हुआ दिखाई देने लगा। फरवरी की 8 तारीख को मैं थाने में जाकर बैठा ही था कि एक अजीब वाक़या पेश आ गया। मुझे अपने कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया, जैसे चंद अफराद आपस में झगड़ा कर रहे हों। मैंने कांस्टेबल गुलफराज को आवाज़ देकर उसे अपने पास बुलाया और सूरत हाल जानने की कोशिश की। गुलफराज, ये बाहर क्या मछली बाजार बना हुआ है? उसने जवाब दिया, मलिक साहब, चौधरी के बंदे एक जवान को मारते हुए थाने लाए हैं। वो इसके खिलाफ कोई अगवा शगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। कौन है वो बदबख्त? मैंने कांस्टेबल से इस्तफसार किया। वो कमजाद बदबख्त ये है थानेदार साहब। कांस्टेबल के बजाय किसी और ने मेरे सवाल का जवाब दिया। मैंने निगाह उठाकर गुलफराज के अकब में देखा। खुले हुए दरवाजे में बोलने वाले का चेहरा नमूदार हो चुका था। वो एक हट्टा कट्टा दराज का शख्स था जिसने एक जवान को कॉलर से दबोच रखा था। साफ दिखाई देता था कि वो बदबख्त शख्स यही था जिसका जिक्र हो रहा था। इन दोनों के पीछे 2-3 मजीद अफराद भी नजर आए, जिनमें एक खूबसूरत औरत भी शामिल थी। अगले ही लम्हे एक पस्ता कामत बंदे ने मातूफ शख्स को बाजू से थाम लिया और कदरे दुरुस्त लहजे में बोला, थानेदार जी, इस कमीने को हवालात में बंद कर दें। मुझे इस बंदे का अंदाज बहुत बुरा लगा। मैंने मातूफ शख्स को नजरअंदाज करते हुए इसी से पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? वो सीना चौड़ा करते हुए बोला, जनाब, मेरा नाम खुशिया है और हम चौधरी साहब के खास बंदे हैं। उसने अपने दराज कामत साथी की जानिब इशारा किया। ये दारा है, दारा मुर्गी वाला। मज़कूरा दराज कामत शख्स के कान में बाली डली हुई थी और गांव देहात में कान के जेवर को मुर्गी कहा जाता है। मुर्गी वाला हट्टा कट्टा शख्स वही था जिसने इस जवान को कॉलर से दबोच रखा था। मैंने घूर कर पस्ता कामत खुशिया की आंखों में देखा और पूछा, तुमने अपना और अपने साथी का तारुफ तो करा दिया। तुम दोनों के अंदाज ही से पता चलता है कि तुम्हारे पीछे किसी ताकतवर बंदे का हाथ है। अब जरा ये भी बता दो कि इस थाने का इंचार्ज कौन है? खुशिया मेरे सवाल पर बुरी तरह चौंका, फिर अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोला, जनाब, थानेदार तो आप ही हैं। मैं थानेदार हूँ तो थानेदारी भी मुझे ही करने दो। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, मुझे ये बताने या समझाने की जरूरत नहीं कि किसको हवालात में बंद करना है और किसको ड्राइंग रूम की सैर कराना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जनाब, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। दारा मुर्गी वाला ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, हम तो एक खतरनाक मुजरिम को पकड़कर आपके पास लाए हैं और आप उल्टा हमें ही झिड़क रहे हैं। मैं उल्टा झिड़क रहा हूँ या सीधा, इसका फैसला तो बाद में होगा। मैंने तहकमाना अंदाज में कहा, दारा, तुम पहली फुर्सत में इसका कॉलर छोड़ दो। दारा ने एक लम्हे के लिए मुझे मुतज़ब्ज़ब नजर से देखा, फिर इस मिस्कीन सूरत शख्स को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। उसने सुख की एक गहरी सांस ली और तशक्कुर आमेज नजरों से मुझे देखने लगा। वो शक्ल सूरत से एक भला मानस आदमी दिखाई देता था। मैंने ठहरे हुए लहजे में इससे पूछा, हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? जी मैं अनवर अली हूँ। वो डरे से में लहजे में बोला, अनवर अली? मुझे ये नाम शनासा महसूस हुआ, लेकिन फौरी तौर पर मुझे कुछ याद न आ सका। मैंने अनवर अली की आंखों में देखते हुए पूछा,
تم نے ایسا کون سا خطرناک جرم کیا ہے جو یہ لوگ یوں دھکیل گھسیٹ کر یہاں لائے ہیں؟ اس کا جرم تو میں بتاتی ہوں تھانے دار جی، ان کے ساتھ آنے والی خوبصورت عورت نے خوشیلے لہجے میں کہا۔ اس مردود نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ بی بی، تم کون ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا نام عائشہ بی بی ہے جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولی، اور میری اکلوتی بیٹی کا نام ہے نبیلہ۔ اوہ! ایک منظر میری یادداشت میں گھوم کر رہ گیا۔ کیا تم حیات احمد کی بیوی ہو؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک پہچانے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر انور علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس شیطان نے میری بیٹی نبیلہ کو ورغلا کر پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا ہے۔ آپ اس کے خلاف پرچہ کاٹیں جی، اور اس کی اتنی پٹائی کریں کہ ہاتھ اور پاؤں جوڑ کر نبیلہ کا پتہ بتائے۔ اب یہ آپ کے حوالے ہے۔ تھانے دار جی، ان دونوں سانڈوں نے پہلے ہی مجھے بہت مارا ہے، انور علی نے فریادی لہجے میں کہا۔ میں چودھری مشتاق کے ڈر سے مار کھاتا رہا، ورنہ اگر یہ چودھری کے بندے نہ ہوتے تو۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر گہری سنجیدگی سے بولا، آپ مجھ سے جس کی بھی قسم چاہے لے لیں جناب، میں سچ کہتا ہوں، میں نے نبیلہ کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اسے کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے جی، عائشہ چٹک کر بولی، ایسی گھٹیا حرکت اس کمینے کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ساری کہانی اب کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے کل صبح نبیلہ کو دیکھا تھا اور ASI وحید راٹھور کی زبانی عائشہ کے حسن و جمال کی جو داستان سنی تھی وہ لفظ بلفظ درست ثابت ہو رہی تھی۔ اس کہانی کی ابتدا ہی میں انور علی، نبیلہ، عائشہ، حیات احمد اور چودھری مشتاق کے حوالے سے میں کافی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سچویشن کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ نبیلہ اور انور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور آگے چل کر شادی کے خواہاں تھے، مگر عائشہ اپنی بیٹی نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنے کی خواہاں تھی، جبکہ نبیلہ چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی، اور اس بے جوڑ غیر منطقی شادی کو رکوانے کے لیے ہی وہ چھپ چھپا کر مجھ سے ملنے اپنی سہیلی کے ہمراہ میرے کوارٹر آئی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انور علی مجھے ایسا شک محسوس نہیں ہوتا تھا جو نبیلہ کے اغوا میں ملوث رہا ہو۔ دوسری جانب چودھری کے دو مستنڈوں کا انور علی کو زد و کوب کرتے ہوئے تھانے تک لانا یہ ظاہر کرتا تھا کہ چودھری انور علی کو کسی لمبے چکر میں طویل عرصے کے لیے فٹ کرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایسا ممکن بھی دکھائی دیتا تھا۔ مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ نبیلہ کب اور کتنے بجے سے لاپتہ ہے۔ اس کے بعد یہ تحقیق قدرے سہل ہو جاتی کہ اس کے اغوا میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو گزشتہ روز صحیح سلامت اسے اپنے کوارٹر سے رخصت کیا تھا۔ میں نے عائشہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ، تم کس بنا پر انور کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ یہ منوس ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، وہ انور کی طرف نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے ورغلاتا رہتا تھا، پیار محبت کی پٹیاں پڑھا کر اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا اس نے۔ نبیلہ کی گمشدگی میں کسی اور کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا تھانے دار جی، میں تو کہتی ہوں کہ آپ فوراً اسے پھانسی پر لٹکا دیں۔ عائشہ کا منہ کھلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک لڑاکا اور زبان دراز عورت تھی۔ ایسی تیز ترار اور جھگڑالو عورتوں سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے حیات احمد کی بے بسی اور بے کسی کا 101% یقین ہو گیا۔ میں نے عائشہ کے مطالبے کے جواب میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بی بی، اگر میں انور کو پکڑ کر فوراً پھانسی پر لٹکا دوں گا تو پھر تمہاری بیٹی کا سراغ کیسے ملے گا؟ یہ تو پھانسی پر لٹکنے کے بعد کچھ بھی سننے یا بتانے کے قابل رہے گا نہیں۔ اس لیے تم جلد بازی سے کام نہ لو اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ اسے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ ندامت آمیز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ جی میرا مطلب یہ تھا کہ یہ مردود کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تم نے چودھری مشتاق کے بندوں کے زور پر اسے تھانے پہنچوا دیا ہے، اس وقت یہ میرے قبضے میں ہے، تم اس کے ادھر ادھر ہونے کی ذرا فکر نہ کرو۔ میں نے توقف کیا، پھر دارا مرکی والا اور خوشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے تہمانہ لہجے میں کہا، تم دونوں باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، اگر کسی مرحلے پر تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو میں تمہیں اندر بلا لوں گا۔ انہوں نے متذبذب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے تیوروں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ باہر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ میں نے قدرے درشت لہجے میں کہا، تم لوگوں نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟
गुमशुदा लड़की की माँ से मैं बात कर रहा हूँ ना, और तुम्हारा पेश करदा मुलजिम भी मेरे कब्जे में है। फिर मैंने कांस्टेबल गुलफराज की जानिब देखते हुए तहमाना अंदाज में कहा, इन दोनों को बताओ कि थाने का बरामदा किस तरफ है और इस बरामदे में लकड़ी की बेंच किधर रखी है। गुलफराज मेरा इशारा पाकर इनकी जानिब बढ़ा तो वो नागवान नजरों से कांस्टेबल को घूरते हुए खुद ही बरामदे की सिम कदम बढ़ाने लगे। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत गुलफराज से कहा, गुलफराज, तुम अनवर को हवलदार के पास ले जाओ और खुद भी वहीं बैठो, इससे मैं बाद में बात करूंगा। ओके सर, गुलफराज ने फर्माबरदारी से कहा और अनवर को हाथ से पकड़कर मेरे कमरे से ले गया। मैं अपने सामने बैठी तेज तर्रार आयशा की तरफ मुतवज्जा हो गया और कहा, बीबी, तुम फिक्र न करो, अगर ये साबित हो जाता है कि तुम्हारी बेटी के अगवा में अनवर का हाथ है तो मैं इसके साथ वो सलूक करूंगा जिसे देखकर किसी को फिर ऐसे संगीन जुर्म की जुर्रत नहीं होगी। लेकिन क्या जी? मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो तड़प कर बोली। मैंने कहा, लेकिन ये कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को फौरन बाजियाब करूं तो तुम्हें मुझसे भरपूर ताउन करना होगा। मैं आयशा की जबान खुलवाने और उसे अपने एतमाद में लेने के लिए गैर महसूस अंदाज में घिस रहा था। वो गहरी संजीदगी से बोली, जी मैं तो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म तो करें। उसने आप हुक्म तो करें कुछ ऐसे अंदाज में अदा किया था कि अगर मैं मजबूत सोच का मालिक न होता तो किसी जबरदस्त गलत या खुशफहमी का शिकार हो सकता था। इन लम्हात में आयशा की आंखें और चेहरे के तासुरात कोई और ही जबान बोल रहे थे। वो अपनी बेटी की गुमशुदगी के लिए जरा भी परेशान नजर नहीं आती थी। मैंने नहायती संजीदा लहजे में से कहा, हुक्म सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे जो सवाल करूं उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना। जी पूछें आप। वो मुंतजिर निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, क्या ये सच है कि अनवर और नबीला एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपस में शादी की ख्वाहिश रखते हैं? थानेदार जी, ये जो अनवर है ना, ये बड़ा ही मक्कार और अय्यार बंदा है। मैं जानती हूँ नबीला का इसमें कोई कसूर नहीं। यही शैतान मेरी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है और खुद को उसका आशिक कहता है। भला आप बताएं, ये प्यार मोहब्बत की बातें तो अच्छी अच्छी लड़कियों का दिमाग खराब कर देती हैं। फिर मेरी नबीला तो बड़ी सीधी सादी है। लगता है जैसे इस बदबख्त ने नबीला पर कोई जादू कर दिया है। वो तो अब मेरे सामने भी जबान चलाने लगी है। मेरा मतलब है जबान चलाने लगी थी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। इस मरदूत ने उसके साथ क्या किया है, कहाँ ले जाकर छुपा दिया है मेरी नबीला को। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यानी तुम्हारा मतलब है कि अनवर के बरगलाने में आकर ही सही नबीला भी इससे शादी की ख्वाहां थी, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते पर सख्त एतराज था। मैं गैर महसूस अंदाज में धीरे धीरे आयशा को अपने मकसद की तरफ ला रहा था। वह उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली, जी अनवर मुझे एक आंख पसंद नहीं। मैं कभी भी नबीला का हाथ इसके हाथ में नहीं दे सकती। मेरी बेटी तो शहजादी है, इस लंगूर का इससे क्या मुकाबला। अनवर अली वाजबी सी शक्ल सूरत का मालिक था। इसे लंगूर कहना सरासर ज्यादती वाली बात थी। अलबत्ता नबीला के लिए शहजादी का लफ्ज़ नहायती मौजू और मुनासिब था। एक अच्छी बात यह थी कि मैं आयशा को जिस ट्रैक पर लाना चाहता था वो खामोशी से इधर ही आ रही थी। हो सकता है कि आपके जहन में यह ख्याल आ रहा हो कि एक लड़की अगवा हो गई और मैं कोई अमली इक़दाम करने के बजाय इत्मीनान से बैठा बातों में मसरूफ़ हूँ। लेकिन ये बताता चलूँ कि मैं इत्मीनान से नहीं बैठा हुआ था। आंखें बंद करके किसी भी सिमत अलटप दौड़ पड़ना भी दानिशमंदी नहीं होती। ऐसी कार्रवाई के नतीजे में अमूमन नाकामयाबी और शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ता है। इसीलिए मैं नहायत होशियारी के साथ वो इशारे और नुक्ते जमा कर रहा था जिनकी मदद से मैं चंद खुतूत वाज़े कर सकता था और इन पर चलते हुए नबीला को बाजियाब करवा लेता। फिर मुझे ये भी तसल्ली थी कि इस केस का मुलजिम अनवर अली मेरी कस्टडी में है। आयशा के बाद मैं इसको अपने पास बुलाता और एक कड़ा इंटरव्यू करता। मुझे यकीन था कि आयशा और अनवर से हासिल होने वाली मालूमात के नतीजे में ही नबीला का सुराग लगाने की पोजीशन में मैं आ जाता। मैंने आयशा के तंज़िया अल्फाज के जवाब में मसलहत बरदार लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी बेटी को तो नहीं देखा, लेकिन अनवर के बारे में तुम्हारी राय से मुझे मुकम्मल इत्तेफाक है। वो वाकई बस एमी सा है। मुझे अपना हम ख्याल पाकर उसकी आंखों में खुशी चमकने लगी और जल्दी से बोली, आप बड़े समझदार थानेदार हैं। मुझे यकीन है कि आप मेरी बच्ची को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे, इंशाअल्लाह, मैंने मुस्तहकम लहजे में कहा और फिर इजाफा करते हुए पूछा, ये तो तुमने अक्लमंदी का फैसला किया है
کہ नबीला को अनवर से नहीं ब्याहना, लेकिन तुम्हारे जहन में अपनी बेटी के हवाले से कोई नाम, कोई रिश्ता तो होगा। वो गड़बड़ा गई। मैंने अभी इसके बारे में संजीदगी से नहीं सोचा। मैंने इसकी खूबसूरत आंखों में झांकते हुए कहा, अभी सोचा नहीं या मुझे बताना नहीं चाहती हो? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसकी गड़बड़ाहट में कई गुना इजाफा हो गया। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे दिल और दिमाग में चौधरी मुश्ताक के लिए बड़ी गुंजाइश है। वो चौंक कर मुझे देखने लगी, फिर बात बनाते हुए बोली, थानेदार जी, हमारे चौधरी साहब हैं ही इतने अच्छे कि गांव के सब लोगों के दिल में इनकी बड़ी इज्जत है। मैं सब गांव वालों की बात नहीं कर रहा हूँ आयशा, मेरा इशारा तुम्हारे दिल और दिमाग की तरफ है। मैंने इसे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि गांव वाले चौधरी की इज्जत किस वजह से करते हैं। किसी ताकतवर शख्स के खौफ और डर के सबब उसका एहतराम किया जाए तो वो अच्छा नहीं हो जाता। बहरहाल आयशा ने मेरे मायनाखेज सवाल के जवाब में बताया, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं वाकई चौधरी मुश्ताक की इज्जत करती हूँ। और तुम्हारी बेटी नबीला चौधरी से शदीद नफरत करती है? जी जी हाँ, जी नहीं, वो लड़खड़ाहट आमेज लहजे में बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं। बात खत्म करके वो उलझन सदा नजर से मुझे देखने लगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर ऐसी बात नहीं तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि वो चौधरी को तुम्हारी तरह बहुत पसंद करती है? जी हाँ। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मैंने चढ़ाई जारी रखते हुए पूछा, अगर नबीला को चौधरी मुश्ताक बुरा नहीं लगता, वो इससे नफरत नहीं करती, तो फिर वो इससे शादी करने से क्यों इनकारी है? जी, उसने वहशतज़दा नजरों से मुझे देखा, क्या आपको सब पता है? मैं इस इलाके का थानेदार हूँ। मैंने नबीला और जमीला से होने वाली मुलाकात का जिक्र गोल करते हुए कहा, और थोड़ी देर पहले तुम्ही ने कहा था कि मैं एक समझदार थानेदार हूँ, एक समझबूझ वाला थानेदार अपने इलाके के तमाम लोगों के हालात और वाक़या से अच्छी तरह वाकिफ होता है। लिहाजा तुम्हें इस हवाले से जहन को उलझाने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मैं तुम्हारे घरेलू हालात से कैसे आगाह हो गया हूँ। मेरी पक्की मालूमात के मुताबिक तुम नबीला को चौधरी से ब्याह कर उसकी सास बनने का ख्वाब देख रही हो, मगर नबीला चौधरी मुश्ताक से अजहद नफरत करती है। इसका दिल अनवर अली में अटका हुआ है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने सांस दुरुस्त करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया और फिर कहा, मेरे सवाल का जवाब देने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना कि किसी भी किस्म की गलत बयानी या हक़ाइक़ की पर्दापोशी तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार कर सकती है। मेरे धमकी भरे अंदाज ने उसे राह रास्त पर लाते हुए दरोकोई की तरफ जाने नहीं दिया। वो गहरी संजीदगी से बोली, थानेदार जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाकई ये मेरी ख्वाहिश है कि नबीला की शादी चौधरी साहब से हो जाए, लेकिन फिर वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन झटकी और बोली, लेकिन अब तो नबीला ही कहीं गायब हो गई है। उस उल्लू के पट्टे अनवर ने पहले उसके दिमाग में चौधरी साहब के खिलाफ नफरत भरी, फिर उसे कहीं गायब कर दिया। नबीला अगर गायब हुई है तो बहुत जल्द मिल भी जाएगी, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। इसकी तलाश के लिए मैं तुमसे ज्यादा तशवीश में मुब्तला हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं इसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। फिलहाल हम चौधरी मुश्ताक की तरफ आते हैं। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर कहा, आयशा बीबी, ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि नबीला की शादी चौधरी मुश्ताक से हो जाए। क्या चौधरी भी इस रिश्ते के लिए तैयार था? जी, चौधरी साहब भी राजी थे, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली। मैंने पूछा, चौधरी मुश्ताक की उम्र का कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैंने सुना है कि इसकी औलादों की औलादें भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हैं। जी, वो जुज़बुज़ होते हुए बोली, चौधरी साहब पक्की उम्र के हैं। पक्की उम्र? मैंने तंजिया लहजे में कहा, चौधरी मुश्ताक कुछ ज्यादा ही पक्की उम्र का नहीं आयशा? मुझे पता चला है कि वो नबीला के बाप से भी 10-12 साल बड़ा है। तुम्हारी मत तो नहीं मारी गई आयशा बीबी? वो जी, उम्र कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? वो अजीब से लहजे में बोली, चौधरी साहब इस उम्र में भी बड़े जिंदा दिल और सेहतमंद हैं। ठीक कहती हो बीबी। न चाहते हुए भी मेरी जबान से एक सुलगता हुआ जुमला निकल गया, ये बात तुमसे ज्यादा और कौन जानता होगा? वो झेंप कर इधर उधर देखने लगी। एएसआई वहीद राठौर ने मुझे मुबहम अंदाज में आयशा और चौधरी के प्राइवेट ताल्लुकात के बारे में जो कुछ बताया था, आयशा का हालिया रवैया उसकी तस्दीक कर रहा था। मैंने सवालात का जाविया तब्दील करते हुए कहा, आयशा बीबी, नबीला तुम्हारी बेटी है। तुम अनवर अली को लंगूर कहकर मुस्तरद कर चुकी हो और चौधरी मुश्ताक तुम्हारी नज़र में गबरू है। तुम नबीला की शादी जहाँ भी करो, ये मेरा मसला नहीं। मैं किसी के घरेलू मामलात में मुदाखलत नहीं करता।
मैं लम्हे भर के लिए थमा और फिर कहा, ये बताओ कि नबीला कब से गायब है? वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, कल दोपहर से जी। कल दोपहर से? मैंने उलझन सदा नजरों से उसकी तरफ देखा। वो कल से गायब है और तुम आज इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई हो? मैं रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आई जी, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, बल्कि मैंने मुलजिम अनवर को पकड़कर आपके हवाले किया है। अब अनवर की जबान से नबीला का पता उगलवाना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने कदरे उखड़े हुए लहजे में कहा, तुम मुझे ये बताने की कोशिश ना करो कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। मैं अपने फराइज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कल दोपहर से अब तक तुम क्या करती रही हो। मेरे बदले हुए अंदाज ने इसे बहुत कुछ समझा दिया था। कदरे नर्म लहजे में बोली, थानेदार जी, आप तो खामखा खफा हो रहे हैं। सच्ची बात तो यह है जी। वो एक मर्तबा फिर रुकी और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, मैं तो यही समझी थी कि वो अपनी सहेलियों के साथ होगी, इसलिए फिक्रमंद नहीं थी। लेकिन जब शाम हो गई और वो घर वापस नहीं आई तो मुझे उसकी तरफ से तशवीश हुई। मैंने इसकी सहेलियों से पूछगछ शुरू की। सुबह जमीला के साथ थी, दोपहर को घर आई थी और खाना वगैरह खाने के बाद फिर घर से निकल गई थी। मेरी पूछ पड़ताल के नतीजे में ये बात सामने आई कि नबीला को आखिरी मर्तबा कल दोपहर के बाद तकरीबन 2 बजे खेतों में अनवर के साथ छुप छुप कर बातें करते देखा गया था। इसके बाद वो किसी को नजर नहीं आई। मैंने इसके लिए 1 मिनट, मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, कल दोपहर 2 बजे नबीला और अनवर को खेतों में छुपकर बातें करते हुए किसने देखा था? छीमो ने, आयशा ने जवाब दिया। नियाज तेली की बेटी छीमो खेतों के पास से गुजर रही थी कि एक जगह खेत की खड़ी फसल में उसे हरकत दिखाई दी। वो चौंकी और अपनी तवज्जो इस हरकत की तरफ लगा दी। थोड़ी देर के बाद इसे वहां नबीला और अनवर की झलक दिखाई दी। वो राजो नियाज की बातें कर रहे थे। चीमो ने इन्हें मुखातिब करके रंग में भंग डालना मुनासिब ना समझा और खामोशी से आगे बढ़ गई। चीमो ने यह खास बात कल रात ही मुझे बताई और मैं परेशान हो गई। मैं सीधी अनवर के घर पहुंची, लेकिन वो कमबख्त घर में नहीं मिला। इसके बाप ने बताया कि वो साथ वाले पिंड गया है और सुबह वापस आएगा। बशीर तरखान ने बहुत कुरेद कुरेद कर मुझसे पूछा कि मैं इसके बेटे अनवर को क्यों ढूंढ रही हूँ, मगर मैंने इसे नबीला की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं बताया और वापस आ गई। वो सांस दुरुस्त करने के लिए रुकी तो मैंने पूछा, वापस कहाँ आ गई? मैं आपको बता रही थी कि बशीर तरखान के घर से वापस आ गई, वो वजाहत करते हुए बोली। वहां से मैं अपने घर नहीं आई, बल्कि सीधी चौधरी साहब के पास इनकी हवेली चली गई। इन्हें इस सूरत हाल से आगाह करना जरूरी था, क्योंकि बहुत जल्द नबीला की इनसे शादी होने वाली थी। फिर चौधरी मुश्ताक ने तुमसे क्या कहा? मैंने पूछा। उन्होंने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और कहने लगे, आयशा ने बताया, इस वक्त अनवर तो घर में मौजूद नहीं और उसके बाप से कोई बात करने का फायदा नहीं, लिहाजा बेहतर यही है कि अनवर की वापसी का इंतजार किया जाए। वो कल जब यहाँ पहुंचेगा तो मैं इसे हवेली में बुलाकर खुद इसकी खबर लूंगा। तुम परेशान न हो आयशा, मैं तुम्हारी बेटी को बहुत जल्द तलाश कर लूंगा। वो सांस संवार करने के लिए रुकी और फिर बोली, थानेदार जी, मैं चौधरी साहब के हुक्म पर खामोशी से घर आ गई और पूरी रात नबीला के बारे में सोचते हुए गुजार दी। मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा याकूब सौदाई सा है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इस बेचारे का घर के किसी मामले में कोई अमल दखल नहीं, लेकिन हयात अहमद ने इस मौके पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया है? मेरा मतलब है कि बेटी की गुमशुदगी ने उस पर क्या असरात मुरतब किए थे? उसने बुरा सा मुंह बनाया और कड़वे लहजे में बोली, हयात का तो कुछ ना पूछे थानेदार जी। वो न 3 में है और न ही 13 में। अगर वो समझदार और माकूल बंदा होता तो मुझे ये दिन देखने ही न पड़ते। इसे सारा दिन घर में पड़कर चारपाई तोड़ने के सिवा कुछ नहीं आता। वो हयात नहीं, बल्कि मेरे लिए एक औरत है। मैंने उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासुरात का बगौर जायजा लेते हुए पूछा, आज सुबह क्या वाकयात पेश आए हैं? अनवर अली तुम लोगों को कहाँ से मिला है? चौधरी साहब ने रात मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब पता चला है कि उन्होंने दारा और खुशिया की रात ही को ड्यूटी लगा दी थी कि अनवर जैसे ही गांव में दाखिल हो इसे पकड़कर थाने ले जाएं। बस जी, पहले इन्होंने इस लफंगे को काबू किया, फिर एक बंदा मेरी तरफ दौड़ाकर मुझे भी बुला लिया और हम सब मिलकर थाने आ गए। यह है सारी कहानी जी। रात को चौधरी ने तुमसे कहा कि वो अनवर को अपनी हवेली में बुलाकर इससे पूछगछ करेगा, लेकिन बाद में अपने बंदों को हुक्म दिया कि वो अनवर को पकड़कर सीधे थाने ले जाएं। चौधरी की ये अदा मेरी समझ में नहीं आई। पता नहीं जी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली, ये बात तो आप उन्हीं से पूछे जी। चौधरी से मुलाकात होगी तो मैं ये सवाल उससे जरूर करूंगा। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा,
فی الحال تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بشیر ترخان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کو تھانے پہنچا دیا گیا ہے؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ گاؤں میں ابھی کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں۔ یہ ساری کارروائی چودھری صاحب کے بندوں نے چھپ چھپاتے کی ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اب اس سلسلے میں جو کچھ بھی میں کروں گا وہ سب چھپ چھپاتے ہی ہوگا۔ جی کیا مطلب؟ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، عائشہ، میں نے تمہاری شکایات توجہ سے سن لی۔ تمہیں اپنی بیٹی کی گمشدگی کے سلسلے میں جس بندے پر پکا شک ہے وہ اس وقت میری تحویل میں ہے۔ تم آرام سے گھر جاؤ، میں انور علی کی زبان کھلوانے کے لیے نیا عمل شروع کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد نبیلہ کو بازیاب کر لیا جائے گا، اور چودھری کے ان 2 ڈشکروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ ان کی تھانے میں کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی کام۔ میں اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی چودھری ہو یا چودھری کا گماشتہ۔ میری بات عائشہ بی بی کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد خاموشی سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے انور علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مسکین سی صورت کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بے حد سہما ہوا اور ڈرا ڈرا سا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قطرے سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں پتا ہے چودھری کے بندوں نے تمہیں کس چکر میں پکڑ کر تھانے پہنچایا ہے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، یہ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ تو کیا واقعی تم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں جناب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چودھری نے خود ہی نبیلہ کو کہیں غائب کرایا ہے اور مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ اب تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ چودھری تم سے یہ دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ کیا تم نے اس کی بھینس چوری کر لی ہے؟ وہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، انور تمہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ بے گناہ لوگوں کے ساتھ میں بڑی عزت سے پیش آتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اطمینان کا رنگ جھلکنے لگا۔ تھوک نکلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہمارے گاؤں کا چودھری بڑا عیاش اور ظالم شخص ہے۔ اس نے نبیلہ پر بھی بری نظر رکھی ہوئی ہے۔ عائشہ پوری طرح اس کی مٹھی میں ہے۔ اس نے عائشہ کو یہ راگ دیا ہے کہ وہ نبیلہ سے شادی کرے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے اور وہ عائشہ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ وہ نبیلہ کو عیاشی کا کھلونا سمجھ کر چند روز اس سے کھیل تو سکتا ہے، لیکن اس سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن ابھی تک تم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ چودھری تم سے کیوں دشمنی کر رہا ہے۔ وہ جی دراصل وہ مجھے اپنا رقیب سمجھتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتا ہے، کیونکہ نبیلہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے۔ چودھری نے نبیلہ کو غائب کرا کے مجھے پولیس کے چکر میں پھنسا دیا ہے، جبکہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے تو یہاں آ کر پتہ چلا ہے کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے۔ اس کے لیے جتنا پریشان میں ہوں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جناب۔ اس کی پریشانی میں کوئی کھوٹ نظر نہیں آتا تھا۔ ان لمحات میں وہ واقعی بے حد الجھا ہوا اور فکر مند دکھائی دیتا تھا۔ میں چند لمحات تک یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نبیلہ سے سچی محبت کرتے ہو؟ وہ اٹل انداز میں بولا، جی ہاں بالکل۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ محبت کرنے والے جھوٹ نہیں بولتے۔ جی پتا ہے، اور میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی نبیلہ کے اغوا یا گمشدگی میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں؟ نہیں بالکل نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، کل شام میں نبیلہ کی ماں عائشہ تمہارے گھر گئی تھی۔ اس نے تمہارے باپ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم ساتھ والے گاؤں گئے ہوئے ہو اور آج صبح واپس آؤ گے۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں، میں کل سپیر میں اپنی خالہ سے ملنے گیا تھا جو ساتھ والے گاؤں میں رہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ پروگرام کے مطابق مجھے آج صبح واپس آنا تھا اور میں آیا بھی، لیکن گاؤں میں قدم رکھنے سے پہلے ہی چودھری کے بندوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور یہاں تھانے لے آئے۔ انہی کی زبانی مجھے پتہ چلا ہے کہ نبیلہ کل دوپہر سے غائب ہے اور یہ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں کہ میں نے اسے اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ ان کے شک کا سبب یہ ہے کہ آخری بار کل دوپہر کے بعد نبیلہ کو تمہارے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ میں نے کہا، تم دونوں کھیتوں میں چھپ چھپ کر راز و نیاز کر رہے تھے ہے نا؟ وہ جھینپے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں، ہم آپس میں اسی طرح چھپ کر ملتے ہیں، لیکن کل وہ بہت پریشان تھی۔
चौधरी के हवाले से शादी के लिए इस पर माँ का दबाव बढ़ता जा रहा था। हमारे दरमियान बहुत सी बातें हुई, इसने मुझे आपके बारे में भी बताया था। अनवर के आखिरी जुमले ने मुझे चौंका दिया और मैंने पूछा, मेरे बारे में क्या बताया था उसने? जनाब, वो कल सुबह जमीला के साथ आपसे मिलने आई थी, अनवर ने कहा। उसने अपने तमाम हालात आपके सामने रखे थे और आपसे मदद की दरख्वास्त की थी, और उसने मुझे बताया था कि आपने इसकी मदद करने का वादा किया था। मैं इससे काफ़ी मुतमईन हो गया। मैंने नबीला को तसल्ली दी और खाला के घर चला गया, लेकिन जब वापस आया हूँ तो यहाँ के हालात ही बदले हुए हैं। आपने तो उल्टा मुझे ही थाने में बंद कर दिया है जी। सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी थी। मुझे यकीन था कि अनवर झूठ का सहारा नहीं ले रहा। इसकी विपता से साबित होता था नबीला की गुमशुदगी में उसका कोई हाथ नहीं। इन सनसनीखेज हालात में ध्यान चौधरी मुश्ताक की तरफ जाता था और इम्कान यही था कि चौधरी ने ही नबीला को अगवा करवाया होगा। मैंने अनवर की उलझन के जवाब में कहा, अनवर, तुम्हें थाने पहुंचाने में मेरा नहीं बल्कि चौधरी के बंदों और आयशा का हाथ है, और मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारे हक में बेहतर ही है। जी, क्या मतलब? वो मतोहिश नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरे ख्याल में तुम अगर थाने में 1-2 रोज़ रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम यहाँ ज़्यादा महफूज हो। अगर बाहर आज़ादाना घूमते रहे तो चौधरी किसी भी ज़रिए से तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। और जहाँ तक मेरे वादे का ताल्लुक है तो मैंने नबीला से जो वादा किया है इसे ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने अपनी तहकीक से ये पता चला लिया है कि नबीला हक पर है और इसकी माँ का दिमाग ख़राब हो गया है। वो इसकी शादी चौधरी से करके बड़ा जुल्म करना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी उम्र भी अल्लाह आपको दे दे। वो दुआई अंदाज में हाथ उठाते हुए बोला, आप बहुत अजीम हैं। आप हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। मैंने इसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी और ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी ही तरह गोश्त पोस्ट का इंसान हूँ, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे फ़राइज़ का तकाजा है। इसमें तुम पर कोई एहसान नहीं। तुम 1-2 दिन इधर थाने ही में सरकारी मेहमान बनकर गुजारो। यहाँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे यहाँ रहने से चौधरी मुतमईन रहेगा कि मैं तुम पर सख्ती करके नबीला के बारे में पूछगछ कर रहा हूँ। मैं इस दौरान में नहायत ही खुफिया तौर पर नबीला को ढूंढने की कोशिश करूँगा और मेरा खुसूसी टारगेट चौधरी मुश्ताक होगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब, उसने उस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, और मुझे यकीन है, बल्कि मेरी दुआ है कि आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हों। लेकिन मेरे माँ बाप को जो परेशानी होगी उसका क्या हल है? इसका भी हल है मेरे पास, मैंने मजबूत लहजे में कहा। तुम्हें इस सिलसिले में ज़रा भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मैं बशीर तरखान और नज़ीरा को अच्छी तरह समझा दूंगा। वो तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर थाने आएंगे तो मैं इनसे बात कर लूँगा। मेरी माँ नज़ीरा को बहुत कम नज़र आता है। वो कहीं आती जाती नहीं, घर ही में रहती है। यहाँ तो मुझसे मिलने मेरा बाप ही आएगा। मैंने कहा ना, तुम अपने जहन को मत उलझाओ, मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है जी। मैंने एक कांस्टेबल को बुलाकर अनवर अली को दोबारा हवलदार बहादुर अली के पास भिजवा दिया। इसी वक्त एएसआई वहीद राठौर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वहीद इसी गांव का रहने वाला था, लिहाजा रात को अपने घर चला जाता था और सुबह वक्त पर ड्यूटी संभाल लेता था। वो सलाम करके मेरे सामने बैठ चुका तो मैंने आइंदा 15-20 मिनट में उसे हालात की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से आगाह कर दिया। इसके साथ ही अपनी राय और अंदाज़ों का भी जिक्र किया। वो हैरत और दिलचस्पी की मिली जुली कैफियत के साथ मुझे सुनता रहा, और जब मैं खामोश हुआ तो वो फैसला कुन लहजे में बोला, मलिक साहब, मुझे पक्का यकीन है नबीला की गुमशुदगी में चौधरी मुश्ताक के सिवा और किसी का हाथ नहीं हो सकता। वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है, यानी नबीला भी इसे हासिल हो जाए और उसकी राह का कांटा अनवर अली भी बड़ी सफाई से ठिकाने लग जाए। गोया तुम अनवर अली से इत्तेफाक करते हो? मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात का इजहार किया है। हाँ, बड़ी हद तक, वो पुरसोच लहजे में बोला। लेकिन मेरे जहन में नबीला की गुमशुदगी का एक और पहलू भी है जिसके बारे में अनवर ने सोचा भी नहीं होगा। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और पूछा, और वो मुख्तलिफ पहलू कौन सा है? वो संजीदा लहजे में बोला, आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया है कि अनवर के ख्याल में चौधरी मुश्ताक ने अपने बंदों की मदद से नबीला को इस तरह गायब करवाया है कि उसकी गुमशुदगी का शक सीधा उस पर जाए। पुलिस अनवर को नबीला के अगवा के इल्ज़ाम में पकड़कर किसी मुसीबत में डाल दे और चौधरी की ईद हो जाए।
बाद अज़ां नबीला को इस तरह बरामद किया या कराया जाए कि हर सूरत में अनवर ही कसूरवार दिखाई दे। लेकिन मैंने जिस पहलू का जिक्र किया है ना जनाब, वो ड्रामाई अंदाज में रुका और फिर इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, मेरे ख्याल में इस खेल में नबीला की माँ आयशा भी चौधरी मुश्ताक के साथ बराबर की शरीक है। वो जानती है कि नबीला को कहाँ गायब किया गया है। इसका रोना धोना और बेटी के लिए परेशान होना महज अदाकारी भी हो सकती है। मलिक साहब, पता नहीं मुझे क्यों यकीन सा महसूस हो रहा है कि ये ड्रामा एक सोची समझी साजिश के तहत रचाया गया है। अगरचे तुम्हारी बातों पर तस्दीक की मोहर तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इनमें खासा वजन पाया जाता है। मैंने कहा, नबीला की बाजियाबी के लिए आयशा और चौधरी मुश्ताक को बारी बारी एक ही कसौटी पर परखना पड़ेगा, और ये काम अभी से शुरू समझो। लगता है कि आपने अपने जहन में कोई लाहे अमल तैयार कर लिया है, वो पुरजोश अंदाज में बोला। मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। दोपहर के खाने के बाद मैं थाने से निकला और चौधरी मुश्ताक की हवेली की जानिब कदम बढ़ा दिए। चौधरी की हवेली इसी गांव में मौजूद थी और थाने से बमुश्किल 10 मिनट के फासले पर थी। मैं अगर चाहता तो साइकिल, घोड़े या टांगे के जरिए चौधरी से मिलने जा सकता था। लिहाजा मैंने दानिस्ता पैदल जाने का फैसला किया, ताकि मेरे जहन में सोचों का जो एक हिजूम लगा है, मैं उसे एक लाहेअमल तरतीब दे सकूं और जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। ये बात देखने और सुनने में आई है कि चहलकदमी के दौरान इंसान का जहन ज़्यादा फाल होता है। मैं चौधरी मुश्ताक की हवेली तक बाद में पहुंचा। मुझसे पहले मेरी आमद की खबर वहां तक रसाई हासिल कर चुकी थी। हवेली के गेट पर एक हट्टे कट्टे तस्करे ने मेरा बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया और फिदवियाना अंदाज में बोला, आई जी थानेदार साहब, चौधरी साहब इस वक्त हवेली के अंदर मौजूद हैं, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और तीखे लहजे में कहा, लगता है कि तुम्हारे चौधरी साहब मेरे ही इंतजार में बैठे हुए हैं। ओ जनाब, आप तो इस इलाके के बादशाह हैं, वो मस्का लगाने वाले अंदाज में बोला। चौधरी साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। इस शख्स की बातों से मुझे बखूबी अंदाजा हो गया कि चौधरी ने थाने और गांव के मामलात पर गहरी नजर रखी हुई है। बहरहाल मैंने चौधरी के बंदे के साथ ज्यादा बातचीत करना मुनासिब न समझा और इसकी मैयत में एक सजे सजाए कमरे में पहुंच गया, जो यकीनन चौधरी की बैठक थी। थोड़ी देर के बाद चौधरी मुश्ताक भी वहां आ गया। ये चौधरी से रूबरू मेरी पहली मुलाकात थी। इसकी उम्र 60 से ज्यादा थी। जुस्से से अंदाजा होता था जवानी में वो कसरत का आदी रहा होगा। इसे एक नज़र देखकर जहन में पंजाबी फिल्मों के एक मारूफ विलन का तस्वुर उजागर होता था। उम्र के इस हिस्से में भी उसकी सेहत काबिले तहसीन थी। चौधरी बड़े तबाक से मुझसे मिला। उसके अंदाज में बड़ा जोश और दोस्तानापन पाया जाता था। मैंने भी जवाबन गर्मजोशी का मुजाहरा किया और रस्मी अलेक सलेक के बाद हम एक दूसरे के सामने बैठ गए। चौधरी ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, मलिक साहब, नबीला की गुमशुदगी एक हवाले से तो अच्छी साबित हो रही है कि इस बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई, वरना। वो लम्हे भर के लिए थमा, फिर मायना खेज अंदाज में इजाफा करते हुए बोला, वरना आपको इस थाने में तैनात हुए अब काफ़ी दिन हो गए हैं। न मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सका और न ही महकमाजाती मसरूफियात ने आपको इस जहमत की फुर्सत दी। चलें, खुशी इस बात की कि मुलाकात तो हो गई। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की कि नबीला के जिक्र पर चौधरी की आंखों में एक मखसूस चमक उभर आई थी। इस चमक को हैवानी या हविस की चमक कहा जा सकता है। इसके तासुरात से ये भी समझ में आया कि वो नबीला और उसके मामले में खुसूसी दिलचस्पी रखता था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, आपकी बात से तो ये नतीजा निकलता है कि अगर अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी तो इसमें हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं। उसने कहा, छोड़ें और सुनाएं, आजकल थानेदारी कैसी चल रही है? उसूली तौर पर इसे सबसे पहले नबीला के बारे में इस्तफसार करना चाहिए था। इसकी अमलदारी में एक नौजवान और खूबसूरत लड़की गायब हो गई थी और जिसके अगवा का मुलजिम थाने में बंद था। फितरी तौर पर तो उसके अंदर ये तजस्सुस नजर आना चाहिए था कि मुलजिम अनवर ने क्या उगला, वो नबीला की गुमशुदगी के हवाले से क्या कहानी सुना रहा है और उसने मकविया की बाजियाबी के लिए क्या लाएअमल तैयार किया है। मगर चौधरी ने इन अमूर से मुतालिक कोई सवाल नहीं किया। वो अपने अंदाज और तासुरात से बड़ा पुरसुकून और मुतमईन दिखाई देता था। मैंने इसके सवाल के जवाब में गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, अब आप मुझसे ये सवाल तो ना करें कि थानेदारी कैसी चल रही है। भला कौन सा मामला आपकी नज़र से ओझल है?
मेरा इशारा इस बंदे की जानिब था जो मुझे हवेली के गेट पर मिला था और जिसकी रहनुमाई में मैं इस बैठक तक पहुंचा था। वो मायना खेज अंदाज में मुस्कुराया और बोला, क्या करें जी, नजर तो रखनी पड़ती है ना। थानेदारी और चौधराहट कायम रखने के लिए अपने मुखबिरों से काम लेना पड़ता है। आप तो इस बात को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप सही कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। इसी वक्त एक मुलाजिम बड़ी सी ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुआ। यकीनन चौधरी ने इधर आने से पहले मेरी खातिरदारी के लिए काम जारी किए होंगे। मुलाजिम ने मेरे सामने रखी मेज पर सामान्य खुर्तनोश चुन दिया। मैंने कहा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी चौधरी साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाया था। वो तो आपने अपने थाने में खाया होगा। चौधरी ने मुलाजिम को मखसूस इशारा करते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है कि आप पहली मर्तबा मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं और कुछ खाए पिए बगैर ही चले जाएं। मैं चौधरी की फरमाइश पर नेमत खुदावंदी से इंसाफ करने लगा। मेरे साथ ही चौधरी का हाथ भी हरकत में आ गया। चौधरी ने पूछा, मलिक साहब, बंदे ने जबान खोली कि नहीं? बड़ी देर के बाद वो असल मौजू की तरफ आया था। मैंने इसे खुश करने के लिए कहा, अभी तो मैंने प्यार की जबान इस्तेमाल की है और मैं महसूस कर रहा हूँ ये जबान इसकी समझ में नहीं आ रही। रात को इसे हवलदार के सुपुर्द करूँगा। उम्मीद है सुबह तक वो तीर के मानिंद सीधा हो जाएगा और बड़ी खुशी से हकीकत उगल देगा। वैसे, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर चौधरी की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तक तो वो आप पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या कहता है मेरे बारे में वो बदबख्त? चौधरी के चेहरे पर नागवारी उभरी। मैंने कहा, इसका दावा है कि नबीला को आप ही ने कहीं गायब करवाया है और उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवाना चाहते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान मैं बड़ी तवज्जो से चौधरी के चेहरे के तासुरात का जायजा भी ले रहा था। अनवर के लगाए गए इल्ज़ामात का सुनकर चौधरी की आंखों में एक खास किस्म की नफरत उभरी। फुनकार से मुशाबह लहजे में उसने मुझसे इस्तफसार किया, मलिक साहब, इस गंदे कीड़े ने ये नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। मेरी इससे क्या दुश्मनी है? बताया है जनाब, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसका कहना है कि वो नबीला से सच्ची मोहब्बत करता है और इससे शादी करना चाहता है, लेकिन आपको ये पसंद नहीं है। कमाल है। उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए और उल्टा मुझी से पूछने लगा, मलिक साहब, आप ही बताएं, मुझे अनवर और नबीला की शादी पर भला क्या एतराज हो सकता है? चौधरी के इस इस्तफसार से वाज़े होता था कि वो किसी भी हवाले से नबीला के साथ में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ये एक अहम और हैरान कुन बात थी। अनवर का दावा है कि आप नबीला से शादी की ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा इसे अपनी राह का कांटा समझते हैं, इसीलिए आपने नबीला को अगवा करा के इसे पुलिस के चक्कर में फंसा दिया है। मैंने चौधरी के इस्तफसार के जवाब में कहा, कितना बेवकूफ़ है ये भी। वो नफरत आमेज लहजे में बोला, मलिक साहब, आप माशाल्लाह सियाने आदमी हैं। मेरा और अनवर का क्या मुकाबला? अगर मुझे नबीला से शादी करना होती तो क्या मैं उससे इजाज़त लेता? वो कौन लगता है नबीला का? चौधरी की आवाज़ में गुस्से का अंसर शामिल हो गया। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मलिक साहब, फ़र्ज़ करें मैं अगर वाकई नबीला से शादी का ख्वाहिशमंद होता तो फिर इसे अगवा करने की या गायब करने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात ये कि अव्वल तो वो उल्लू का पट्ठा किसी भी दर्जे पर मेरा हम सर नहीं, और अगर ऐसा होता भी तो मैं नबीला को अगवा कराने के बजाय उसका मकूद ठप देता। अपनी राह के कांटे साफ करना मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि इसका दिमाग क्यों खराब हो गया है। चौधरी ने बड़े वाज़े अल्फाज में मुझे जता दिया था कि इसका नबीला से शादी का इरादा नहीं था। यही ख्याल एएसआई वहीद राठौर का भी था। अनवर ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया था कि चौधरी आयशा से मुसलसल झूठ बोल रहा है। वो इसे शादी का लारा देकर नबीला को अपनी अय्याशी के लिए मखसूस रखना चाहता है, मगर आयशा को पूरा यकीन था कि चौधरी इसकी बेटी से ज़रूर शादी करेगा। मैं अगर चाहता तो यहाँ आयशा को कोर्ट कर सकता था। चौधरी ने अनवर को तो छुटला दिया था। मुमकिन है वो आयशा की ख्वाहिश को भी एक दीवानगी से ताबीर करता। लिहाजा मैंने चौधरी को मजीद खींचने के लिए इस पत्ते को बचा लिया और गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, अगर सच पूछें तो मुझे अनवर की बात का बिल्कुल यकीन नहीं आया था। आप इस उम्र में, जब आप नाना दादा बन चुके हैं, क्या शादी करेंगे, और वो भी एक मामूली सी लड़की के साथ? लेकिन आपको तो पता है ना। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया और फिर इजाफा करते हुए कहा, आप जानते हैं चौधरी साहब, जब हमारे पास कोई शिकायत पहुंचती है तो इस पर कार्रवाई लाजिम हो जाती है। बस
میں تو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے ادھر آ گیا تھا، حالانکہ اس نامراد نے آپ پر کسی اور حوالے سے بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، مزید کیا بکواس کی ہے اس کتے نے؟ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایک کاری ضرب لگائی۔ وہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے اور عائشہ کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، اسی لیے عائشہ آپ کے دباؤ میں ہے اور وہ نبیلہ کی شادی آپ سے کرنے کو تیار ہے۔ اس کے گھر کا سارا خرچہ آپ کی حویلی سے جاتا ہے، اسی لیے آپ کے 2 لشکروں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ اس کے خلاف ایک گہری سازش کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے قہرناک انداز میں بولا، میں قانون کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ اس وقت آپ کی تحویل میں ہے، اس لیے میں آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اگر وہ تھانے سے باہر ہوتا تو یقین کریں اس بکواس پر میں اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا۔ میں نے دل میں کہا، چودھری صاحب، مجھے آپ کی طرف سے کسی ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی، جبھی تو انور کی حفاظت کے پیش نظر میں نے اسے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے انور کی ذات سے منسوب کر کے جو بھی کہانی چودھری کو سنائی تھی، اس کی اثر پذیری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انجانے میں کسی نے اس کی اندیکھی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ وہ بری طرح بلبلا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے غصیلے لہجے میں کہا، ملک صاحب، دیکھا آپ نے اس کمذات نے بیچاری عائشہ پر کتنا گھناؤنا الزام لگایا ہے۔ اس سے اس کی گندی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، اس کمینے کی بکواس کے مطابق اگر مجھ میں اور عائشہ میں ایسا کوئی تعلق رہا ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پر کیسے تیار ہو جاتی؟ وہ کمبخت آپ کو گمراہ کر رہا ہے ملک صاحب، جبکہ عائشہ کا معاملہ صرف اتنا ہے۔ عائشہ ایک طویل عرصے تک میری حویلی میں نوکرانی کے طور پر کام کرتی رہی ہے۔ اس کا گھر والا حیات احمد ایک نمبر کا ہڈ حرام اور نکھٹو ہے۔ ظاہر ہے عائشہ پورا دن میری حویلی میں جان مارتی رہی ہے، تو اس کے گھر کا خرچہ بھی میرے ہی توسط سے چلتا رہا ہے۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ میں نے اس سلسلے کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ عائشہ باقاعدہ حویلی میں کام کرنے نہیں آتی، لیکن میں ایک اچھی روایت کو ابھی تک نبھا رہا ہوں۔ ویسے بھی دریا میں سے اگر ایک قطرہ نکل جائے تو اس سے دریا کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور پھر اگر میں عائشہ کے گھر کا خرچہ چلا بھی رہا ہوں تو اس ذلیل انسان کو کیا تکلیف ہے؟ ملک صاحب، اس نے سنسناتے ہوئے لہجے میں مجھے مخاطب کیا، انور اس وقت آپ کی کسٹڈی میں ہے، میرے آدمی نے پکڑ کر اسے آپ کے حوالے کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ نبیلہ کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر آپ نبیلہ کو بازیاب کروانے کے بعد اس خارج زدہ کتے کو جیل بھجواتے ہیں تو اچھی بات، ورنہ کیا چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس ناپاک جانور اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بشیر ترخان کو گاؤں چھوڑ کر اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنا ہوگا۔ میں اس گاؤں کا چودھری ہونے کی حیثیت سے انہیں گاؤں بدر کر سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی چودھری صاحب، میں نے اسے لگام میں رکھنے کے لیے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ انور کی طرف سے تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اسے ایسا فٹ کروں گا کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی اس نوعیت کی بکواس کی جرت نہیں کر سکیں گی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، کوئی بھی مجرم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ مجھے آپ سے یہی امید ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا حامی نہیں ہوں، اسی لیے میرے بندوں نے اس بدبخت کو پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ اس کا انجام بڑا عبرتناک کریں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں انصاف کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے اسے گرم جوش مصافحہ کیا اور حویلی سے نکل آیا۔ واپسی کی مٹر گشت میں بھی میرا ذہن پوری طرح بیدار اور فعال رہا، اور تھانے پہنچنے سے پہلے ایک ایسا آئیڈیا میرے دماغ میں آ ہی گیا جس پر عمل کر کے میں اس کیس کا ڈراپ سین چلا سکتا تھا، اور وہ آئیڈیا تھا عائشہ پر خصوصی کام۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ASI کو ایک ادھڑ عمر شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت تھانے کے احاطے میں کھڑے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وحید راٹھور نے بآواز بلند کہا، لیں، انچارج صاحب بھی آ گئے۔ یہ جملہ یقیناً اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کو سنانے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ASI نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وہ گویا اس شخص کا تعارف کرا رہا تھا، ملک صاحب، یہ بشیر ترخان ہے،
अपने बेटे انور سے ملنے تھانے آیا تھا۔ میں نے حوالتی سے اس کی ملاقات کرا دی ہے اور اب یہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے وحید راٹھور کو خصوصی ہدایت دے دی تھی کہ اسے میری غیر موجودگی میں تھانے کا نظام کس طرح چلانا ہے۔ انہی ہدایات میں بشیر ترکھان کے حوالے سے بھی چند اہم باتیں تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وحید نے بشیر ترکھان کو اطمینان بخش طریقے سے ڈیل کیا ہوگا۔ وحید نے میرا تعارف کرایا تو بشیر ترکھان مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے عاجزی سے بولا، تھانے دار جی، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، میرا بیٹا اغوا جیسے جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کل دوپہر کو اپنی ماسی سے ملنے دوسرے پنڈ گیا ہوا تھا۔ اگر اس دوران میں عائشہ کی بیٹی غائب ہوئی ہے تو اس میں میرے انور کا کوئی ہاتھ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس کو پھنسانے کے لیے کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ بشیر، میں نے اس کے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں چھوٹی یا بڑی کوئی بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے طور پر تحقیق اور تفتیش کر رہا ہوں۔ اگر تمہارا بیٹا بے قصور ہے تو یقین کرو اس کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل تک میری تفتیش مکمل ہو جائے گی، اور اگر انور نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں نہیں چھپایا تو سمجھو کہ کل کی رات یہ اپنے گھر میں سوئے گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ میں وحید راٹھور کے ساتھ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ وحید نے بڑی بےتابی سے پوچھا، ملک صاحب، ادھر چودھری کی حویلی میں کیا رہا؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے وہاں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر پوچھا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ارادہ تو میرا نیک ہی ہے، میں نے کہا، تم فوراً جاؤ اور نبیلہ کی ماں عائشہ کو اپنے ساتھ تھانے لے آؤ، اور ہاں، یہ کوشش کرنا کہ وہ اکیلی ہی آئے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بالکل سمجھ رہا ہوں، وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی خاص قسم کا ٹرائل کرنے والے ہیں۔ وحید، جو کچھ بھی ہوگا تمہاری نظر کے سامنے ہی ہوگا، میں نے سمائنی انداز میں کہا۔ تم وقت ضائع نہ کرو اور فوراً عائشہ کے گھر کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ اوکے سر، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں اس نے نبیلہ کی ماں کو کیا راگ دیا تھا کہ وہ خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ میں نے اپنے سامنے میز کی دوسری جانب اسے بیٹھنے کو کہا۔ وحید راٹھور بھی ایک کرسی کھینچ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، اس نامراد نے کیا بتایا ہے میری بیٹی کے بارے میں؟ اس کا اشارہ انور علی کی طرف تھا۔ میں نے کہا، عائشہ، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے تھانے بلایا ہے کہ انور نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے یک لفظی جملے میں دنیا جان کی حیرت بھری ہوئی تھی۔ یہ اس کا ایک بے ساختہ عمل تھا، جیسے اسے میری بات کا یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا میری بات کا تمہیں یقین نہیں آیا؟ نہیں جی، ایسی تو بات نہیں، وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ کیا بتاتا ہے وہ نبیلہ کے بارے میں؟ میری بچی کس حال میں ہے اور کہاں ہے؟ آپ نے اسے پوچھا تو ہوگا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی، تم میری بات کو بالکل غلط سمجھتی ہو، میں نبیلہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا۔ پھر؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ پھر اس شیطان نے کس جرم کا اقرار کیا ہے؟ جرم محبت، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، عائشہ بی بی، انور نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے، اور اسی جرم محبت کی پاداش میں چودھری اسے فٹ کرانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی نبیلہ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ یہ بکواس تو کسی کام کی نہ ہوئی تھانے دار جی، میں تو یہ سمجھی تھی کہ اس نے نبیلہ کو اغوا کرنے کا جرم قبول کر لیا ہے۔ عائشہ، تم سیانی بیانی ہو، میں نے آگے کو جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا۔ نبیلہ کو اغوا کرنے کا اقرار وہ کیسے کر سکتا ہے، جبکہ اس نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں؟ آپ بھی اسی بدبخت کی طرفداری کر رہے ہیں تھانے دار جی؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ ناراض نہ ہو عائشہ بی بی، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انور نے نبیلہ کو اغوا کیا ہے یا نہیں؟ سزا تو اسے ہر صورت ملے گی، میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر ہی دم لوں گا۔ اس نے خوشی بھری حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، پتہ نہیں آپ کس قسم کی الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم اپنے ذہن اور سمجھ کو نہ تھکاؤ، میری بات میں کوئی الجھن نہیں ہے عائشہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری چودھری صاحب سے بات ہو گئی ہے،
मैं अभी अभी इनकी हवेली ही से आ रहा हूँ। समझो कि नबीला के हवाले से अब मैं भी तुम लोगों के राज में शरीक हूँ। चौधरी मुश्ताक ने एतमाद में लेकर मुझे सब कुछ बता दिया है, बल्कि मैं तो नबीला से। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा तो वो तड़प कर रह गई। इज़्तिरारी लहजे में उसने मुझसे पूछा, आप नबीला से कहाँ मिलकर आ रहे हैं? उसके एक इज़्तिरारी जुमले ने हाथ पकड़कर मेरे मकसद तक मुझे पहुंचा दिया। मैंने एक गहरी सुकून बख्श सांस खारिज की। मैंने अपने नामुकम्मल जुमले में कतन ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था कि मैं नबीला से मिलकर आ रहा हूँ, लेकिन मेरी इस सीधी और सादी सी चाल ने उसकी ज़बान को हकीकत हाल के इजहार पर मजबूर कर दिया था। ये खदशा, यह अंदाज़ा सच साबित हो रहा था कि नबीला को चौधरी मुश्ताक और आयशा ने मिली भगत से कहीं गायब किया था। मैंने इसके इज़्तिराबी इस्तफसार के जवाब में बदस्तूर धीमे लहजे में कहा, मैंने कहा ना आयशा, तुम सियानी बयानी हो, और ये भी बताया कि नबीला वाले मामले पर मेरी चौधरी मुश्ताक से तफसीली गुफ्तगू हुई है। इसी ने मुझे बताया है कि नबीला को डेरे पर छुपाया गया है। मैं अभी चौधरी के डेरे ही पर नबीला से मिलकर आ रहा हूँ। वो भली चंगी और खुशबाश है। चौधरी साहब ने बताया कि जब मैं अनवर को जेल भिजवा दूंगा तो नबीला को मंजर आम पर लाया जाएगा। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना, मैं तुम दोनों के राज में शरीक हो चुका हूँ। यकीन तो आ गया है जी, पर मेरे दिल में एक बात चुभ रही है। वो एएसआई की जानिब देखते हुए बोली, बिल्कुल किसी कांटे की तरह जी। ये एएसआई वहीद राठौर है, मेरे मुकम्मल भरोसे का आदमी। मैंने आयशा की परेशानी दूर करते हुए कहा, तुम बेधड़क बताओ, कौन सी बात तुम्हारे दिल में खटक रही है? वहीद राठौर हमारी गुफ्तगू के दौरान बिल्कुल खामोश बैठा रहा। बाल्फाज़े दीगर वो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। आयशा मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली, थानेदार जी, आप अभी नबीला से मिलकर आ रहे हैं तो जाहिर है झूठ नहीं बोल रहे होंगे, मगर चौधरी साहब ने मुझसे क्यों गलत बयानी की? कैसी गलत बयानी आयशा? मैंने दोस्ताना लहजे में पूछा। उसने बताया, चौधरी साहब ने मुझे तो बताया था कि वह नबीला को बेहोश करने के बाद दारा मुर्गी वाला के साथ भरतपुर भेज देंगे। दारा इसे वहां अपने बंदों के पास छोड़कर वापस यहाँ आ जाएगा। भरतपुर वाले बंदे भी दरअसल चौधरी साहब ही के नमकखार हैं। प्रोग्राम ये तय हुआ था कि अनवर के जेल जाने के बाद जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो नबीला को यहाँ ले आएंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि। मैंने कहा है ना, तुम अपने जी को ना उलझाओ। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, नबीला भरतपुर में है या यहाँ वाले चौधरी के डेरे पर, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जल्द वो तुम्हारे सामने होगी और इस वक्त तक तुम सरकारी मेहमान की हैसियत से मेरे पास रहोगी। मेरा आखिरी जुमला सुनकर उसे हैरत का झटका लगा। वो बेहद मुस्तरिब अंदाज में बोली, जी, क्या मतलब है आपका? मतलब बड़ा वाज़ेह है आयशा। मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा, जब तक मैं भरतपुर से तुम्हारी बेटी को बाजियाब करके यहाँ नहीं आता, तुम्हें मेरे थाने के हवालात में रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम आज़ाद घूमो और चौधरी मुश्ताक से जाकर इस बात की तस्दीक करो कि उसने मुझे नबीला वाले राज में शरीक किया है या नहीं। तो क्या तो क्या? उसकी आवाज़ में दहशत सी भर गई। मैंने कड़क कर कहा, तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। अभी आपने बताया कि डेरे पर नबीला से मिलकर आ रहे हैं। उसकी हालत दीदनी थी, फिर उसे लेने के लिए भरतपुर क्यों जा? वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई। उसकी आंखों में मुझे मौत के साए लहराते दिखाई दिए। उसे यकीन हो गया कि मैंने एक सीधी चाल चलकर उसे बड़ा उल्टा फंसा दिया है। इससे पहले कि वो हाय बाय शुरू करती, मैंने हवलदार बहादुर अली को बुलाकर उसे हवालात में बंद करा दिया। फिर वहीद राठौर की तरफ देखते हुए पूछा, कहो कैसा रहा? मेरा आइडिया पसंद आया? सुपर सर, सुपर। वो सराहने वाले अंदाज में बोला, आपने तो कमाल कर दिया। अब तुम्हें थोड़ा बहुत कमाल और जलाल तुम्हें भी दिखाना है वहीद, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। वो सीने पर हाथ मारते हुए जोशीले लहजे में बोला, हुक्म मलिक साहब। मैंने कहा, भरतपुर यहाँ से सिर्फ 2 मील के फासले पर मशरिक में वाक़ है। मैं नबीला को बाजियाब करने उधर जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है रात का अंधेरा फैलने से पहले ही मैं कामयाब लौटूंगा। इस दौरान तुम्हें जवामर्दी का मुजाहरा करना है। इस बात का इम्कान है कि चौधरी को आयशा की हिरासत का इल्म हो जाए। वो खुद या अपने किसी डशकरे को थाने भेज सकता है ताकि सूरत हाल से आगाही हासिल हो सके। तुमने किसी भी शख्स को आयशा तक नहीं पहुंचने देना, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं सांस लेने के लिए रुका और फिर बोला, आयशा की हिमायत में आने वाला कोई भी शख्स अगर ज़्यादा अकड़फू दिखाने की कोशिश करे तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसे पकड़कर हवालात में बंद कर देना, चाहे वो चौधरी मुश्ताक ही क्यों ना हो।
میری طرف سے تمہیں مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، آپ نے اختیارات دیے ہیں تو سمجھے میں شیر بن گیا ہوں۔ اب چودھری ہو یا اس کا کوئی پالتو جانور، اگر اس نے میرے منہ لگنے کی جرات کی تو میں اسے چیر پھاڑ کر کھا جاؤں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی لہجے میں کہا، برائی اور باطل کے خلاف ایک پولیس اہلکار کو ایسا ہی پرعزم اور فرض شناس ہونا چاہیے۔ میں تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایات دے کر جاؤں گا، اس کار خیر میں وہ تم سے مکمل تعاون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا اور پھر پوچھا، کیا آپ بھرت پور اکیلے ہی جائیں گے؟ میں اپنے ساتھ کانسٹیبل گل فراز کو لے کر جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ بھرت پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں چودھری مشتاق کے نمک خواروں کو تلاش کرنا اور ان کے قبضے سے نبیلہ کو نکالنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ سمجھو میں ابھی گیا اور ابھی آیا، یہ اتنا بڑا مشن نہیں کہ میں اپنے ساتھ پوری بٹالین لے کر چلوں۔ وحید نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس روز میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کامیاب واپس لوٹ آیا۔ میں نے نہ صرف نبیلہ کو بازیاب کرا لیا تھا بلکہ بھرت پور سے چودھری مشتاق کے 3 بندوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ جب میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز صورتحال میری منتظر تھی۔ چودھری مشتاق اپنے حواریوں کے ہمراہ بنفس غلیظ تھانے میں موجود تھا اور عائشہ کی رہائی کے لیے وحید راٹھور سے گرما گرمی کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ برہمی سے بولا، صفدر حیات، تم نے مجھ سے بڑا خطرناک دھوکہ کیا ہے، یاد رکھو اس حرکت کا بڑا بھیانک نتیجہ برآمد ہوگا۔ حرکت میں برکت ہے چودھری مشتاق، اور خاصی صحت مند برکت ہے۔ میں نے نبیلہ اور اس کے بھرت پور سے گرفتار ہونے والے بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک دھوکہ دینے کا تعلق ہے تو دھوکہ دہی کے کھیل میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم نے کتنی رتی سچ اور کتنے ٹن جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور تم جو بھیانک نتیجے کی ذکر کر رہے ہو نا۔ میں نے ڈرامائی توقف کیا اور پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، نتیجہ تو واقعی بڑا بھیانک نکلنے والا ہے، لیکن میرے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بڑی بدتمیزی سے بولا۔ میں نے وحید راٹھور کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، راٹھور صاحب، چودھری مشتاق کو آسان زبان میں میری بات کا مطلب سمجھا دو۔ میں سمجھانے بیٹھ گیا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا ہی خطرناک انداز میں چودھری کی جانب بڑھا تو وہ چلا اٹھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ بےہودگی نہیں، گرفتاری ہے چودھری صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں نبیلہ کو اغوا کرانے اور حبس بیجا میں رکھوانے کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اب تمہاری باقی کی ابتدائی زندگی میری تھانے کی حوالات میں اور آخری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ بھڑک کر بولا اور اس کے ساتھ ہی باہر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ مجھے اس سے ایسی کسی بھی حرکت کی توقع تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگوں میں اڑنگا لگایا۔ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ اس ٹکراؤ نے اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ برآمد کی اور وہ بلبلاہٹ بھرے انداز میں مجھے غلیظ گالیوں اور خطرناک دھمکیوں میں تولنے لگا۔ میں نے اس کی یاوہ گوئی اور لن ترانیوں کی ذرا پرواہ نہیں کی اور اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے اپنے تھانے کی حوالات میں بھر دیا۔ حوالات اس شکم سیری پر بڑی خوش نظر آتی تھی۔ چودھری مشتاق کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے میرے پاس نبیلہ کی شکل میں ایک مضبوط گواہ موجود تھی۔ وہ چودھری سے جتنی شدید نفرت کرتی تھی، اتنا ہی ٹوٹ کر وہ انور کو چاہتی تھی۔ اس محبت کی قوت نے اس کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کیا کہ وہ حالات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری نے مختلف ذرائع سے اسے خطرناک دھمکیاں دیں، لیکن اس کے پایۂ استقامت میں کوئی لرزش نہ آئی۔ نبیلہ کے استقلال اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر عائشہ بھی چودھری کے خلاف ہو گئی اور اس نے اس بکھیڑے کا سارا الزام چودھری مشتاق پر ہی ڈال دیا۔ اس نے اپنے حلفیہ بیان میں بتایا کہ وہ چودھری کے دباؤ کے سامنے مجبور ہو گئی تھی۔ عائشہ وعدہ معاف گواہ بنی تو میرا کام اور بھی آسان ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ اور انور کا کام بھی سہل ہو گیا۔ ان کی سچی محبت رنگ لے آئی۔ ادھر میں نے چودھری مشتاق کو عدالت سے سزا دلوا کر جیل بھجوایا اور ادھر نبیلہ اور انور کی شادی ہو گئی۔